प्रिय छात्रों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के अंदर समीकरणों को हल करने की विधियां सीखेंगे। बच्चों, आपने इनवर्स पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, उसी से आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। मैं हरिंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, फिरोजाबाद। बच्चों, इनवर्स हमने दो प्रकार से निकाले थे। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, और दूसरा था मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और एडजॉइंट निकालते हुए उनका इन्वर्स निकाला था। तो उन दोनों में इनका प्रयोग करेंगे। किसी तरह से भी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। थोड़ा इधर ध्यान दें। ये हमारे पास एक समीकरण है, मान लीजिए ये समीकरण है, निकाय है समीकरण का। इससे x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। इस पर ध्यान मत दीजिए, ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें आप इस तरह से जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, ये आप देख रहे हैं कौन है? ये मैट्रिक्स ए कहाँ से आई है? ये x का कोफिशिएंट ये लिखा है, y का जो गुणांक है यहाँ लिखा है, फिर नीचे दूसरी इक्वेशन है उसके गुणांक और यहाँ लिखे हुए हैं। b कहाँ से आई है? ये जो इक्वल है, ये इक्वेशन b है। और ये मैट्रिक्स x कहाँ से आई है? ये जो कोफिशिएंट है, जो अज्ञात राशियाँ हैं, ये जो 8 और 4 जिनके कोफिशिएंट थे, जो अज्ञात राशियाँ हैं x और y, वो मैट्रिक्स x है। आप अगर इनको गुणा करेंगे, a को b से गुणा करेंगे और इक्वल टू x लिखेंगे, तो आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे इसी इक्वेशन में। तो ये मैट्रिक्स है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये समीकरण लिखी हो तो वो इसी क्रम में लिखी हो। पहले x लिखाओ फिर y लिखाओ, नीचे भी पहले x लिखाओ फिर y लिखाओ। अगर कुछ उल्टे सीधे क्रम में लिखी हैं तो आप उनको पहले ठीक कर लीजिए क्रम को। और इक्वल टू ये 2 है 3 है या कुछ ना कुछ, अगर 0 है तो 0 होने दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि y पहले लिख दिया x बाद में लिख दिया, या तो दोनों में ही ऐसे लिख दीजिए। अगर दोनों इक्वेशन में पहले y होगा दूसरे में x होगा तब भी चल जाएगा। तब आपका जो ये जो मैट्रिक्स है वो y ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। लेकिन उनमें जो सीक्वेंस है, अगर x और y के हिसाब से लिखे तो उसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी लिखना है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जो थ्योरी रहेगी वो इस तरह से रहेगी बच्चों। मैंने बताया कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी को, तो ये मैट्रिक्स ए को और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b के बराबर आएगा। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है। ये देखा जाए तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये समीकरणों के पास ही आ जाएंगे। अब इस समीकरण से हमें मान चाहिए x का। इस समीकरण से x का मान चाहिए। यहाँ से x मतलब जो मैट्रिक्स x है उसके 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ। तो उसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये a को इधर लाना पड़ेगा, और a इधर आएगा तो a दूसरे पक्षांतर होगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। और यहीं से हमें इन्वर्स की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। और इन्वर्स निकालने के हमने पिछली 2 क्लासों में मेथड सीखे थे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या जो कोफैक्टर्स निकालिए और फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, उस हिसाब से फिर आप इन्वर्स निकालिए, किसी तरह से भी आप निकालिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ से मैट्रिक्स ए निकाल लिया हमने, मैट्रिक्स बी निकाल लिया, मैट्रिक्स एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है, ये हर एक, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको लिखना है और ये भी बताना है मैट्रिक्स ए कौन है, मैट्रिक्स बी कौन है, मैट्रिक्स एक्स कौन है। अब यहाँ से ए इन्वर्स, ये देखिए आप, मैट्रिक्स ए तो यहाँ से आ गया। अब इसका इन्वर्स है। इन्वर्स आप किसी तरह से भी निकालिए, चाहे तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से निकाल लीजिए, या आप जो दूसरा मेथड था कोफैक्टर्स वाला, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें जो उसका उत्तर आ जाएगा वो यहाँ तक आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये वाला,
ये इन्वर्स ऑफ ए है और ये आपका बी मैट्रिक्स है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ तक आ जाएंगे और इस तरह से जब हम 12 को 1/12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x, xy जो मैट्रिक्स है ये इक्वल हो जाएगी इसके 0 एंड 1/2 के। ये यहाँ 12 को 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई करोगे 1/2 देगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। ये तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें थोड़ा सा आपको सिलेबस में भी है, वो दिया भी है कि मैट्रिक्स तो ठीक है, मेथड हो गया आपका सॉल्यूशन का, लेकिन आपको ये भी बताना है, कहीं कहीं इक्वेशन में पूछ सकते हैं कि इक्वेशन को बताइए कि ये संगत है या असंगत है। अब संगत असंगत की बात पहले तो कभी की नहीं आपने, शायद पहले कभी मौका भी नहीं आया, तो पहले संगत असंगत की बात समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मान लीजिए एक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा? हाँ, आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 2 और y का मान कितना आ जाएगा 1। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, आपने ये 8वीं से करी है, क्लास 8th में करी होंगी, 9th में, 10th में, 11th में, ये खूब की हैं। अब ये जो समीकरण है ये किस तरह के समीकरण है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो समीकरण है इसमें मान लीजिए मुझे x का मान 2 मिल गया, y का मान 1 मिल गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं केवल ये समीकरण ले लेता हूँ कोई, और मैं अपनी मर्जी से x का मान लीजिए 5 ले लेता हूँ। तो क्या y का मान मेरे को मिल सकता है जो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे? कभी भी नहीं मिलेगा। मैं इसमें x इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो y इज इक्वल टू यहाँ पर -2 आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसमें रखूंगा तो ये इक्वेशन संतुष्ट नहीं होगी, ये मानेगी नहीं उस बात को। तो ऐसी समीकरणों को हम कहते हैं संगत समीकरण है, ये संगत है, कंसिस्टेंट। ये जो समीकरण है संगत है और इसका हल कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है इसका। अब अद्वितीय हल, तो ये समीकरण संगत तो है ही है और उस संगत होने के साथ साथ अद्वितीय हल भी है इसमें। अद्वितीय का मतलब था उसका जो मान आएगा, x का मान वही आएगा, y का मान वही आएगा, x का मान 2 ही आएगा, y का मान 1 ही आएगा, और कोई मान के लिए दोनों समीकरण मानेंगे नहीं। तो ऐसे समीकरणों को हम बोलते हैं संगत हैं और अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब एक और मैं आपको समीकरण देता हूं बच्चों। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक समीकरण है, और एक समीकरण है x मान लीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये समीकरण। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण है, ये अलग अलग समीकरण नहीं है। आप इनको हल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैंने ऊपर जो इक्वेशन 1 है इसको मैंने अगर मान लीजिए हल करने के लिए इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको घटाने की कोशिश की तो सब कैंसिल हो जाएगा, सब जीरो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो ये समीकरण 2 बार लिखी हुई है, एक ही समीकरण है। लेकिन मैं इस समीकरण में अगर मान लीजिए x का मान मान लीजिए 10 रख देता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा? पहली समीकरण से -7 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 10 रखा है, y को उधर ले, x को उधर ले जाएंगे तो ये y का मान -7 आ जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं क्या ये मान इस दूसरी वाली समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहां से मैंने x का मान रखा इसमें 10, 10 दूनी 20 और 20 प्लस 2y बराबर 6, और y का मान कितना आया बच्चों? इधर से आएगा 14 आएगा माइनस का और माइनस का 7। यस, तो ये देखा हमने दोनों समीकरण इससे संतुष्ट है। x को मैंने 10 दे दिया, दूसरे से y का मान मेरे को -7 मिल गया। अब मान लीजिए मैं इस समीकरण को कोई मान दे देता हूं, मान लीजिए x को मैं 1 दे देता हूं तो y का मान कितना मिल जाएगा? पहली इस समीकरण की सहायता से
x का मान मैंने 1 दिया तो y का मान मिल जाएगा मुझे 2। और फिर इस समीकरण से पूछूं, इसमें रख के देखूं x का मान 1, तो वो भी y इक्वल टू 2 दे देगी। तो ये हम देखते हैं, इसमें मैं जो भी मान रखूंगा ये समीकरण उनको संतुष्ट होती चली जाएगी उन मानों से, दोनों समीकरण। तो ऐसी जो समीकरण होती हैं उनको बोलते हैं संगत तो हैं, क्योंकि मान तो हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन उनके हल कैसे हैं? असंख्य, अनंत हल हैं। अनंत हल। तो हमने अभी 2 प्रकार के देखे, संगत है, एक संगत होगी समीकरण तो वो उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और दूसरा हमने देखा संगत होगी लेकिन अनंत हल होंगे। अब एक और समीकरण के बारे में बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने आपको कहा एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक दूसरी समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये मैंने आपको 2 समीकरण दे दी, आप कोई मान निकाल सकते हैं क्या इससे? मैंने आपको एक बार बोल रखा है कि 2 अज्ञात राशियों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अगली समीकरण में कहता हूं अगर 2 अज्ञात राशियों को, उन्हीं राशियों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ये संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब आप 2 अज्ञात राशि को जोड़ रहे हैं तो एक ही मान आएगा ना, 2 तो मान नहीं आ जाएंगे। तो ऐसी जो समीकरण होती हैं वो असंगत भी होती हैं और उनका कोई हल नहीं होता। तो ऐसी समीकरण को हम क्या बोलेंगे? असंगत हैं और कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 प्रकार के हल होंगे। तो आप इसमें जब आप हम हल इसको मैट्रिक्स की सहायता से हल करेंगे तो इन्हीं बातों का जब जिक्र करेंगे तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग करेगी, जो उसके जो बातें, जो उसके संगत बातें हैं, तो वो उस तरह से होगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कहाँ से आएगा? जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं, वो मैट्रिक्स से है। अगर डिटरमिनेंट निकाला और वो 0 के बराबर नहीं है तो बिल्कुल समीकरण वो संगत होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा समीकरण का और समीकरण संगत होंगे। तो ये पहली बात, पहली जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो है। अब प्रॉब्लम आती है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब 2 बातें होती है बच्चों, या तो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी। ये बी कहां से आई है? बी आई है ये इक्वल वाली जो इक्वेशन, ये वाले जो बी है, ये अगर ये भी 0 है, ये एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स आएगी। अगर ये नल मैट्रिक्स है तब संगत होगा, जो समीकरण है वो संगत होंगी एंड अनंत सॉल्यूशन होंगे उसके, अनंत सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये वो 2 प्रकार, जो सेकंड प्रकार के जो हमने डिस्कस की थी पहले, तो ये इसमें। और एक तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, और ये जो हम देख रहे हैं यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी, ये 0 नहीं है, तब क्या होगा? तब असंगत होगी एंड नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इनको, अगर कोई सवाल कभी आपको आ जाए तो आप इस तरह से आप इन्हें याद रखें। और ये क्योंकि आपके सिलेबस में है तो ये संगत है क्या संगत है, इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमने देखा, ये हमने इक्वेशन सॉल्व की है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए निकाली, मैट्रिक्स बी निकाली, और ये मैट्रिक्स कैपिटल एक्स इसको लिया, और फिर ये फॉर्मूला लगाया। हर एक में ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ए कौन है, बी कौन है, एक्स कौन है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, और फिर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये जो लिखा है। और यहाँ से
जब ये आप ए का इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे लिया है हमने। तो ये ए इन्वर्स यहाँ से लिया गया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए करके लिया है। तो जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 आ रहा है, तो यहाँ से ए इन्वर्स निकाला है, तो ये ए इन्वर्स है, और इसको ए इन्वर्स को हमने यहाँ पे सीधे यूज़ किया है, और फिर यहाँ से एक्स और वाई के मान निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक और समीकरण है, ये दे रखी है हमें 3x + 7y = 24, 2x + 7y = 17। तो इसको सॉल्व करेंगे, मेथड वही रहेगा। ए कौन है, बी कौन है, वो देख लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ए, ये ए जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो एक्स और वाई के जो गुणांक हैं, ये यहाँ से 3, 7, 2, 5, ये 2, 5 ये लिए गए। एक्स मैट्रिक्स एक्स कौन है, ये जो एक्स और ये वाई है, ये मैट्रिक्स एक्स है, और बी कौन है, ये वाले जो इक्वल में आ रहे हैं, ये बी है। तो यहाँ से सीधा फिर इसको हमने फॉर्मूला दिया इसको, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है, और वो देखा है कि वो 0 नहीं है, =1 है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको फिर हमने सॉल्व किया। यहाँ पे सेम जो पिछली बार किया था हमने, इन्वर्स निकाल लिया, और फिर x को यहाँ पर जो मान है, ये x = ये इन्वर्स रख दिया यहाँ पर, और ये मैट्रिक्स बी है, सॉल्व किया, ये 1/3 आ गया। जब x और ये इधर, ये एक्चुअली ये आ रहा है x और y, ये मैट्रिक्स आ रही है, तो जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 आएगा, y का मान 3 आएगा, इक्वल है। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व कर देंगे इसको। इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने प्रॉब्लम वाली बात थी वो हमने पिछली क्लासों में सॉल्व कर लिया। यहाँ प्रॉब्लम केवल इन्वर्स निकालने की आ रही थी, तो इन्वर्स हमने पिछली 2 क्लासों में खूब सीखा है। अब थोड़ा सा एक और इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। ये एक इक्वेशन है, x + y = 2 एंड 2xy = 4। आप देख रहे हैं, इसका हमने जिक्र किया है पहले। बिल्कुल ये दोनों इक्वेशन एक जैसी ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है डिवीजन के ये एक जैसी हैं तो क्या होगा, इनका मैनी सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें मैट्रिक्स ए निकालेंगे। ये मैट्रिक्स ए हो गई, ये मैट्रिक्स ए हो गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली वो 0 है, आना ही पड़ेगा उसको। अब मैट्रिक्स अगर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0 है, तब 2 बातें आती हैं, या तो समीकरण संगत हैं और उसके अनंत हल हैं, और या फिर दूसरा क्या होगा, असंगत है और कोई हल नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो ये आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ये है। ये कहाँ से आई है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। जो 1 है तो 1, ये इसका माइनर कौन होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 यहाँ से आ गया। अब इसका माइनर कहाँ आएगा, ये सेकंड है तो यहाँ आएगा, और क्योंकि प्लस माइनस करते चलेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। और जब एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए जो मैट्रिक्स सी आई है, तो आपने उस समय ये एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। तो हमने जब सी मैट्रिक्स यहाँ लिया तो यहाँ पे ये ट्रांसपोज लिया है, इसकी जो रो है वो उसको हमने कॉलम में बना दिया। अब हमने क्या देखा बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स बी है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये शून्य अवयव आ गया, मतलब ये 0 0, और ये जब 0 लिखा है तो ये शून्य अवयव होगा। नहीं तो आप यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक आ जाइए, बस ये शून्य अवयव होगा। अब ये हमारी परिभाषा जो हमने पढ़ा है उससे क्या होता है, ये मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, क्योंकि ये भी शून्य है और डिटर्मिनेंट भी शून्य है। तो उसमें ऐसी संख्या में ये देख रहे हैं, जो अतः ज्ञात समीकरण के निकायों की जो हलों की संख्या है वो अनंत होगी, और वो संगत है। ये जो समीकरण है संगत भी है, अनंत है। तो इस तरह से जब आप इसका हल निकालने की कोशिश करें तो कोई एक बार मान रख दीजिए, उसमें आपके अनंत हल मिलेंगे। तो यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे x का मान t मान लिया अपनी तरफ से, आप p q r जो भी आप मानना चाहे माने, और उसकी सहायता से y के पदों में आप समीकरण को हल कर दें। और यहाँ पर ये जो t है, ये कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी आप स्विच चले, जो मान आप देना चाहें उसको, उसके अनुसार y के मान बदलेंगे और वो अनंत हल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब एक 3/3 का और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये
एक्स वाई जेड में है, वो x1 y1 x1 x2 x3 के रूप में भी हो सकते हैं, कोई हमेशा x1 एक्स वाई जेड में नहीं आएंगे। अगर वो मान लीजिए यहाँ पर x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, ऐसे लिखा होगा, तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये बदल जाएगी, एक्स वाई जेड नहीं होगी, फिर क्या होगी x1 x2 x3 ऐसे होंगे फिर ये। तो इस तरह से बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो अगर ये x है तो x के नीचे x वाले टर्म्स आनी चाहिए, y के नीचे y टर्म्स, z के नीचे z टर्म्स, ये आनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये वाली एक्स मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स बी है। तो इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखा गया है, ये लिखा है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो x का जब मान निकालेंगे तो ये लिखा है, ये जब a का मान ये आ गया, b x मान आ गया, b मान आ गया, और ये फॉर्मूला आप हर एक क्वेश्चन के साथ लिखेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ए इनवर्स निकालने की। तो ए इनवर्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हमने पहले ही सीख रखा है। आप चाहे तो उससे चले जाएं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, और या आप इसकी तरफ से चले जाएं, तो आप ये तो निकाल ही लेंगे। डिटरमिनेंट तो आपको चाहिए चाहिए, जो बताएगा कि ये संगत है कि नहीं है। तो डिटरमिनेंट हमने देखा ये 9 है, तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब समीकरण संगत, जो समीकरण है वो संगत है, दे आर कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, व्युत्क्रमणीय है। फॉर्मूला ए इनवर्स का जो हमने कल पढ़ा था, ये आप देख लेंगे, ए इनवर्स निकाला हमने, सॉल्व कर दिया यहाँ तक। ये देखिए x का, अब जब ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो आया है तो ये ऐसे आया है, ये इक्वल टू है। तो यहाँ पर जब ये इक्वल टू इसके इक्वल टू है तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू 2। तो इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन को सॉल्व करने का यही आपका एक ही मेथड है बस आपके सिलेबस में, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। बाकी एक क्रैमर्स रूल और होता था पहले, अब नहीं है, सिलेबस से बाहर है वो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके साथ सॉल्यूशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका भला नहीं होगा। तो मैंने कुछ ये क्वेश्चन लिखे हैं, हालांकि आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और इनको भी चेक कर सकते हैं कि आपने सही से लिखे हैं कि नहीं, किया सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। सॉल्यूशन कैसे चेक करोगे, उन दोनों समीकरणों में, तीनों समीकरणों में उनके मान रख के देख लीजिए। अगर समीकरण संतुष्ट हो रही है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो आपका उत्तर सही है। तो आप ये थोड़ा सा देख लें, ये क्वेश्चन है, आव्यूह का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। तो ये आप पहले इक्वेशन 1, और अगर आपको जल्दी लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये इक्वेशन 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर जैसे x1 x2 x3 दिए हुए हैं, तो आपका जो कैपिटल X वाली जो मैट्रिक्स है उसमें भी ये x1 x2 अपियर होंगे, x y z अपियर नहीं होंगे। यहाँ पर ये जो सवाल है, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो कैपिटल X मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह से आएगी, x1 x2, और फिर आप x1 x2 के मान भी निकालेंगे। तो ये आप इक्वेशन ये सॉल्व कर लीजिए, ये होमवर्क में आप ले लीजिए इसको, खूब होमवर्क है। और आप कोई भी बुक निकाल लीजिए, अगर आपने किताब नहीं खरीद पाए तो ई पाठशाला से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, और उससे भी अच्छा दीक्षा ऐप है, आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आप और भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए, और ग्रुप के अंदर आप चाहे तो ग्रुप के अंदर भी वो क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। आपको वहाँ सॉल्यूशन जब क्लास होगी, जब आप अटेंड करेंगे, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेंगे, तब आपका वो सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे। ये जो इसमें जिन बच्चों को जो लेट ज्वाइन किए हैं ग्रुप को, उनके लिए, उनके भले के लिए मैं आप बता देता हूँ कि अगर आपको कोई पुराने लेक्चर चाहिए तो वो YouTube पे मिल जाएंगे आपको, और सर्च करने के लिए जो मेथड रहेगा उसमें आप सर्च में श्री RK इंटर कॉलेज कोटा ये डाल दीजिए, आपको मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं, जितने भी मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया है, वो सब के सब आपको वहाँ उपलब्ध हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे बच्चों, बस आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।